कि उसके अंदर वो टॉपिक्स होंगे कि जिनको आपने किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी या मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए नहीं पढ़ा तो एंट्री टेस्ट में नहीं होगा। यानी उनमें से तो सवाल आना ही आना है, बाकियों में आ गया तो अल्लाह खैर, नहीं आया तो खैर, उसमें से तो आएगा ही आएगा। यानी इतनी यकीन तो है कि वो आएगा। अच्छा, उसमें ये नहीं कि हमने पूछा था उनसे कि इसलिए आना है, नहीं, देयर इज सम एक्सपीरियंस। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसी चीज होती है, कोई ऐसा नॉलेज होता है जिसमें से क्वेश्चन क्रिएट होना ही होना। जिस तरह न्यूटन के लॉज हैं, इसके बिना फिजिक्स अधूरी है। कूलम लॉ है, फिजिक्स अधूरी है इसके बिना। वेक्टर नहीं पढ़े, फिजिक्स अधूरी है। यानी अच्छा, इसके अंदर डीप में जाओ, इसकी डिफिकल्टी लेवल है, उस पर तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन सर कूलम लॉ के रिगार्डिंग कोई सवाल नहीं आएगा, ऐसा हो नहीं सकता। अगर इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर दिया है या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर दिया है और कूलम लॉ, ओम लॉ नहीं आए या उनसे रिलेटेड सवाल ना बने, तो फिर ये मतलब मान लो कि कूलम और ओम की बेइज्जती कर रही कि उसके टॉपिक नहीं आया। ठीक है, इसी तरह रेजिस्टेंस है। इसी तरह अगर हम आ जाते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक सवाल बनेगा ही बनेगा, पता नहीं कहां से आएगा, लेकिन एक सवाल पक्का है, चाहे वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, चाहे वो मेहरान यूनिवर्सिटी है, चाहे वो एनईडी यूनिवर्सिटी है, चाहे वो क्विस्ट यूनिवर्सिटी है, या चाहे वो फिर आपके पास एमबीबीएस के लिए एमडी गेट है। एक सवाल पक्का है, कहीं से भी आ जाए, किसी भी तरीके का आ जाए, थ्योरी आ जाए, न्यूमेरिकल आ जाए, मगर आएगा। अगर मेहरान पे हो तो लगता यही है, 90% यही लगता है कि थ्योरी में से आएगा, और अगर नस्ट के हो तो फिर 80% हमें यह लगता है कि न्यूमेरिकल बनेगा, और नस्ट और एनएडी की हो। ठीक है, और अगर एमडी गेट की हो तो फिर 50-50 है कि वो सवाल एमडी गेट उसका भी आ सकता है, वो सवाल उसका भी आ सकता है। ठीक है, चलें जी, सबसे पहली बात ये देखते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते किसको हैं, वो समझते हैं, उसकी बात को पकड़ते हैं। फैन ये भी चलाएं, चलो भाई ये भी चला देते हैं। ठीक है, ये भी समझते हैं, चीजों को पल्ले पकड़ लेते हैं। यार यहां से मैं 2 पॉइंट उठाऊंगा, फिर सारा तुम लोगों को वैसे ही समझा देता हूं। देखो, एक ऐसा मोशन जो कि वाइब्रेटरी होगा, वाइब्रेटरी से मुराद रिपीटेड मोशन। एक ऐसा मोशन जो कि किसी फिक्स पोजीशन पर होगा, और एक ऐसा मोशन जो कि किसी सेम पाथ पर होगा। ये है उसका स्टार्टिंग, इंट्रोडक्शन नहीं, उसकी स्टार्टिंग। कौन सा मोशन? वो मोशन जो कि वाइब्रेटरी होगा, वो मोशन जो कि किसी फिक्स पोजीशन के अराउंड घूमेगा, और वो मोशन जो कि पाथ को सेम रखेगा। इस तरह के मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। वाइब्रेटरी होगा तो मतलब लीनियर होगा, समझे? इसका मतलब बाहर नहीं जाना। तो सर वो रोटेटरी ना, सर्कुलेटरी नहीं। सर्कुलेटरी आएगा इसमें, लेकिन किस सेंस में आएगा ये बाद में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल क्या है कि वाइब्रेटरी है, तो मतलब जितने भी मोशन पढ़ेंगे वो कौन से पढ़ेंगे हम? लीनियर के बारे में पढ़ेंगे। वो एक हो सकता है, वो 2 हो सकते हैं, वो 3 हो सकते हैं, वो 4 भी हो सकते हैं, लेकिन वो मोशन कौन से मोशन होंगे? लीनियर मोशन होंगे। ये बात मेरे ज़हन में फिक्स कर, अपने ज़हन में फिक्स कर लेना। फिक्स पोजीशन, बॉडी किसी एक ही जगह पे कुछ घूम फिर रही होगी, ऐसा चल रही होगी, ऐसे चल रही होगी, ऐसे चल रही होगी, किसी भी तरीके से चल रही होगी, लेकिन अपनी जगह से नहीं, फिक्स पोजीशन से। ये भी एक फिक्स पोजीशन है। अब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं, ये मैं नहीं बता रहा, अभी वो बाद में पढ़ते हैं, लेकिन फिक्स पोजीशन है। ओके, अपने सेम पाथ को रिपीट करेगा, ये अपने सेम पाथ को रिपीट कर रहा है। क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है? मैं अभी भी इस पे बात नहीं कर रहा, लेकिन इसकी 2 बातें मैंने एज अ एग्जांपल आपको बता दी। चलें, अब मैं पहला एग्जांपल आपको देता हूं। नंबर 1 आ जाते हैं स्प्रिंग मोशन पे। सही है, किस पर आते हैं हम? स्प्रिंग मोशन पे। अगर मैं स्प्रिंग मोशन की बात करता हूं तो जनाब ये मेरा स्प्रिंग है। अच्छा, मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता हूं तो देखो ये कुछ ऐसे जाएगा, ऐसा है, फिर ये वापस आएगा, इकट्ठा हो जाएगा, फिर ये आगे जाएगा। क्या
ये वाइब्रेटरी है कि नहीं है? बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ। हाँ जी, क्या ये वाइब्रेटरी है या नहीं है? वाइब्रेट कर रहा है कि नहीं कर रहा? वाइब्रेट इसी को कहते हैं ना, टू एंड फ्रो मोशन को। क्या ये अपने रास्ते को रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है। क्या ये किसी फिक्स पोजीशन पर ऐसा करेगा या स्प्रिंग छोड़ देंगे कहीं भी करता रहेगा? किसी फिक्स पोजीशन पर होगा। जस्ट लाइक बाइक का अगर स्प्रिंग है, जिसे जंप कहते हैं, वो भी एक फिक्स पोजीशन पर पैक करते हैं तो वो वर्क करता है, अदरवाइज तो वो मूव करेगा। तो क्या एक बात समझ आई, थोड़ी सी जहन में आई? अभी आगे में नहीं बढ़ रहा, मैं सिंपल एक एग्जांपल दे रहा हूं। क्या क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये एक सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल है? हाँ भाई, क्या लगता है कि ये किसका एग्जांपल है? तो वाकई ये सिंपल पेंडुलम का एक एग्जांपल है। स्प्रिंग मोशन इज द टाइप ऑफ सिंपल, या इज एग्जांपल ऑफ व्हाट? सिंपल पेंडुलम। अगली बात पे आते हैं। अगली बात आप मुझे ये बताना कि देखो, एक एग्जांपल लेता हूं इस तरह, एक एग्जांपल लेता हूं इस तरह, और मैं यूं यहां से एक रस्सी को यूं बांधता हूं। ये है मास, जिसे कहता हूं m। सही है, ओके। अब यहां से मैं इसको एक फोर्स लगा देता हूं, फोर्स लगा देता हूं तो ये फोर्स मास को यहां धक्का लगाती है। जब यहां धक्का लगाती है तो ये बॉडी यहां से इधर मूव करती है, फिर ये वापस में क्या होगा, खुद से यहां आएगी क्या नहीं आएगी? आएगी। क्या यहां रुकेगी? नहीं रुकेगी ना, ये वापस यहां जाएगी। बेटा थोड़ा सा खामोशी इख्तियार करें। ये यहां आएगी, ऐसा होगा। जब ये यहां ऐसा होगा तो ये यहां जाएगी। अब बताओ, क्या ये रिपीट करेगी पाथ को कि नहीं करेगी? एक बात, क्या ये किसी फिक्स पोजीशन पे है कि नहीं है? दूसरी बात, और क्या ये एक ही रास्ते को रिपीट कर रही है कि नहीं कर रही? क्या ये लीनियर है कि नहीं है? सीधा इधर जा रही है, इधर जा रही है? क्या इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बोलना पड़ेगा। जो तीन बातें मैंने बताई हैं उसके हिसाब से तो बोलना पड़ेगा। ठीक है, चलो, ये कौन सा मोशन है? सिंपल पेंडुलम का मोशन है, सिंपल पेंडुलम। चलो एक एग्जांपल जरा और लेते हैं। यार एक ऐसा करते हैं कि मैं एक सर्किल लेता हूं इस तरह, यूं बॉडी यहां से घूमना शुरू होती है। अच्छा, तो तुम यहां से यूं देखते हो, ये तुम हो, और यहां से यूं देख रहे हो कि ये बॉडी कहां पर है। या मैं इसको एक एग्जांपल लेता हूं कि ये ग्रीन मार्कर, यानी ये आप हो और इस मार्कर को ये आप देख रहे हो। ये बॉडी यहां चले गई, इसका मतलब तुम्हारे हिसाब से बॉडी इधर आ गई। ये बॉडी यहां आ गई तो तुम्हारे हिसाब से बॉडी इधर आ गई। पूरी बात सोर्स गौर से सुनते रहे ना, ये तुम्हारे वाला जो हिसाब है ना, इसी के ऊपर ही बहुत सारी बातें होनी है। ये बॉडी, तुम यहां आते हो, तुम्हारे हिसाब से ये बॉडी इधर आ गई। तुम यहां आ गए तो तुम्हारे हिसाब से ये बॉडी इधर आ गई। तुम यहां आ गए, बॉडी यहां आ गई तो तुम्हारे हिसाब से यहां आ गई। ऐसा, ये बॉडी यहां से वापस आने वाली है। अब जरा देख लेना, ये बॉडी यहां आती है तो तुम्हारे हिसाब से बॉडी इधर आ गई। क्या ऐसा नहीं लग रहा जैसे तुम वापस आ रहे हो उसी रास्ते से? अच्छा, जब ये बॉडी इधर आती है तो तुम्हारे हिसाब से बॉडी इधर आ गई। जब ये बॉडी इधर आती है तो तुम्हारे हिसाब से बॉडी फिर इधर आ गई। जब ये इधर आती है तुम्हारे हिसाब से बॉडी फिर इधर आ गई। और जब ये बॉडी इधर पहुंचती है तो तुम्हारे हिसाब से बॉडी फिर इधर आ गई। एक बात बताओ, ये जो आप चले हो, आप सर्कुलर चले हो कि लीनियर चले हो? लीनियर। बॉडी फिर यहां जाएगी। अब देखना, ऐसा है कि नहीं? अब इसका मतलब बॉडी तो सर्कुलर घूम रही है, लेकिन इसका जो क्या पड़ता है, जिसे शेडो कहते हैं ना, ठीक है, यानी इस बॉडी का आपके पास प्रोजेक्शन, आपने मैथ की जुबान में सुना होगा, जो पानी पे, अच्छा ये पानी है, हाँ हाँ खबर है, ठीक है, समझ आई कि नहीं? इस बॉडी का जो प्रोजेक्शन है वो लीनियर है कि नहीं है?
कभी तुम यहां से इधर गए हो, कभी तुम यहां से इधर गए हो, कभी यहां से इधर गए हो, कभी यहां से इधर गए हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि तुम लीनियरली मूव कर रहे हो। अच्छा, इसका मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। कई दफा ऐसा होता है कि क्रिकेट वगैरह में आज कितनी दफा तुम लोगों ने हिट किया है? 2 बार। क्यों? एक किए थे, 2, और एक और भी था कोई जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में हिट किया, उस वक्त ऑन भी नहीं था। सही है? सही है। यहां तक बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? चलें भाई आगे बढ़ते हैं। बस ये खड़ी है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये था, नहीं वो चाय नहीं थी, ठीक है। इसका मतलब ये था कि एक चीज और भी है, वो पढ़ते हैं। उसे कहते हैं अप डाउन, अप डाउन फिर डाउन। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी अपने आप को यहां भी रिपीट कर रही है, यहां भी रिपीट कर रही है, यहां भी रिपीट कर रही है, और यहां भी रिपीट कर रही है। तो 3 बातें तो आपकी क्लियर हो गई। कौन कौन सी? अच्छा, अब वेव को हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये तीनों बातों में एक और बात डिस्कस करते हैं। थोड़ी देर के लिए जरा सोचो कि जब मैंने इस स्प्रिंग को खींचा तो वो मैंने खींचा था, यानी आप लगाने वाले फोर्स कौन है? एक्सटर्नल बंदा कोई फोर्स लगाने वाला है। इस मास को जब धक्का लगाया तो बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगी। इस सर्कल को जब घुमाने लगे तो बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स लगी। सही है? यानी मैंने एक फोर्स लगाई थी। अच्छा, थोड़ी देर के लिए एक सोच के बताओ कि ये जो स्प्रिंग है ये वापस कैसे आया? क्या इसे मैं लेकर आया हूं? नहीं, मैंने तो यूं खींचा था। वापस? जी, वापस कैसे आया? बोलो, जो जवाब मुंह में आ रहा है वो बोलो। इलास्टिसिटी है। नहीं, इलास्टिसिटी होगी, मैंने मान लिया, लेकिन इलास्टिसिटी काम, कोई भी काम फोर्स की वजह से होता है ना। मैंने इसको अप्लाई किया तो मैंने फोर्स लगाई, अब मैंने छोड़ा तो कौन सी फोर्स लगी? रीस्टोरिंग फोर्स लगी, जो कि जब मैं इसको खींच रहा था तो उसमें स्टोर हो रही थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि बॉडी वापस आई। जब बॉडी वापस आई तो रुकी नहीं, यहां से फिर आगे मूव कर गई। जब यहां से फिर मूव कर गई तो क्या हुआ? फिर उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स ऐड हो गई, क्योंकि अब स्प्रिंग क्या हुआ? प्रेस हो गया। सही है? यहां आ जाओ। जब मैंने इसको धक्का लगाया तो मैंने लगाया, मैं अप्लाइड फोर्स, इधर से वापस तो मैं नहीं लाया। बोलो, रीस्टोरिंग फोर्स। यहां इलास्टिकल रीस्टोरिंग फोर्स थी, यहां ग्रेविटेशनल रीस्टोरिंग फोर्स है। इसका मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक फोर्स लाजमी होती है, और उस फोर्स को क्या कहते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। आई बात समझ या नहीं आई? आ गई? गुड हो गया। तो यहां पर एक पॉइंट लिख लेते हैं, बल्कि लिख रखा, ये देखो, ये पॉइंट नोट कर लेना। रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड मीन पोजीशन, हेंस इट इज असाइन नेगेटिव साइन। ये क्या बात है सर? ये तो बहुत बड़ी अंग्रेजी लिखी हुई है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं बताता हूं। रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा उसकी डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ होती है। सर अब ये मीन और एक्सट्रीम क्या है? सुनो बेटा, बॉडी जहां से शुरू होती है ये मीन है, जहां तक जाती है
ये एक्सट्रीम है। ओके, बॉडी यहां से शुरू हुई, ये मीन है। बॉडी जहां तक गई, ये एक्सट्रीम है। क्या मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? समझ रहे हो? दिमाग में आ रही है बात कि नहीं आ रही? आगे आ जाए, आगे आ जाए। अच्छा जी, यहां तक बात समझ आ रही है कि नहीं? यहां से शुरू हुई, वो क्या था? मीन है। जहां पर जाए, जहां तक जाएगी, वो क्या कहलाएगी? अच्छा, ये एक्सट्रीम इस पॉइंट का नाम है, डिस्टेंस का नाम नहीं है। दोबारा सुनो, एक्सट्रीम इस पॉइंट यानी पोजीशन का नाम है, जहां तक गई। मिसाल, तक से क्या मुराद है? यहां से शुरू किया, ये मीन है। इधर तक आया, ये एक्सट्रीम है। इसके बीच में जो डिस्टेंस है, ये इन दोनों में मैंने कोई बात नहीं की, अभी मैंने बात करनी है इसकी। ओके हो गया? आगे चलते हैं। तो सर बात यहां पर आई कि देखो, यहां से मैं फोर्स लगाऊंगा, ये कहां जाएगी? एक्सट्रीम पे। अच्छा, फिर ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है, ये इसे कहां खींचेगी? मीन की तरफ। ऐसा है या नहीं? बोलो। मीन की तरफ, यानी मैंने इसको धक्का लगाया इधर, रीस्टोरिंग फोर्स ने इसे खींचा दोबारा किस तरफ? मीन की तरफ। इसका मतलब यह हुआ कि रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा मीन पॉइंट की तरफ होती है। आई बात समझ के नहीं आई? अच्छा, एक बात बताओ, क्या जिधर को फोर्स लगती है उधर कोई एक्सेलरेशन होती है कि नहीं होती? होती है ना। जिधर फोर्स लगाते हैं, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी उसी तरफ होती है। अच्छा, अब बात सुनना, मैंने इधर धक्का लगाया। अच्छा, जब मैं धक्का लगा रहा हूं, गौर से सुनना, प्रोजेक्टाइल वाली सारी बातें हैं, और एक एक बात मेरी काम की है। लिखना बात ज्यादा कम काम आएगा, सुनना ज्यादा काम आएगा। मैंने इस पे फोर्स लगाई, जब फोर्स लगाई, वेलोसिटी कम होगी कि बढ़ेगी? बताओ। मैंने एक दफा फोर्स लगाई, बॉडी यहां पहुंची, बॉडी यहां पहुंची, बॉडी यहां पहुंची। थोड़ी देर के लिए सोचो, तुम झूला ले रहे हो। अच्छा, धक्का लगाया झूले को, जब यहां से यहां पहुंचा तो तेज होगा या स्लो होगा? हाँ, स्लो होगा। और ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा, और फिर एक वक्त ऐसा आएगा, क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। इसका मतलब बॉडी आगे की तरफ जा रही है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन रिवर्स है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? दोबारा सुनो, मैंने एक बात समझाई थी, जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है या नहीं होती? होती है। यहां से देखो, एक झूला है, यूं आगे की तरफ गया, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? कम, यानी वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ होगी? रेड वाले की तरफ या ब्लू वाले की तरफ? रेड या ब्लू? ब्लू वापस होगी, क्योंकि आपकी बॉडी जा रही है ऐसे ऊपर, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नेगेटिव होगी। क्या डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ है या नहीं है? बोलो, है कि नहीं है? अच्छा, मिसाल के तौर पे बॉडी अब वापस आने लग गई, वेलोसिटी बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी, क्योंकि नीचे की तरफ आ रही है। जब बढ़ेगी तो अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन फिर दोबारा मीन पोजीशन की तरफ। ऊपर जा रही थी तब भी, नीचे आ रही है तब भी। तो भाई एक बात याद रखना, रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड मीन पोजीशन। ये वाली बात जिस बॉडी पे अप्लाई नहीं होती, वो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कर रही। जिस मोशन पे एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टूवर्ड मीन पोजीशन अप्लाई नहीं हो रहा, मानो वो मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। तो भाई कितनी बातें हो गई, जरा गौर से बताना। एक ऐसा मोशन जो कि लीनियर होगा, एक ऐसा मोशन जो कि वाइब्रेटरी होगा, एक ऐसा मोशन जो कि अपने पाथ को रिपीट करेगा,
एक ऐसा मोशन जो कि फिक्स पोजीशन पर होगा, एक ऐसा मोशन जिसकी फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होती है, एक ऐसा मोशन जिसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन रिवर्स नहीं, पॉइंट बताओ, मीन पोजीशन। ये एमसीक्यूज आएगा, रिवर्स वाला एमसीक्यूज प्रोजेक्टाइल में आएगा। ये भी बता दूं कौन से टॉपिक में से कौन सा सवाल बनेगा। तो रिवर्स वाला सवाल यहां नहीं बनेगा, यहां कौन सा सवाल बनेगा, किस तरफ होती है, टूवर्ड एक्सट्रीम या टूवर्ड मीन। तो एक बात याद रखना, बॉडी ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, घूम रही है, किधर भी तरफ जा रही है, अगर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो उसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ होनी है, मीन पोजीशन की तरफ होनी है। ये लॉक है। सर कभी ऐसे तो फिर यूं, फिर नो, नो फिर नो, यूं नो, कुछ भी। लॉक पॉइंट, लॉक जुमला, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन पॉइंट की तरफ, रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा मीन पॉइंट की तरफ। आगे चलते हैं। हाँ, अच्छा एक सवाल है कि पीरियोडिक मोशन किसको कहते हैं। ये इससे मिलता जुलता भी है, ये इससे मिलता जुलता भी है और इससे नहीं भी मिलता जुलता, लेकिन पीरियोडिक मोशन किसको कहते हैं, ये जरा जवाब दो। ये जुमला है पीरियोडिक मोशन का। क्या होता है पीरियोडिक मोशन? अगर ये फैन अपना एक राउंड 1 सेकंड में पूरा करे, फिर दोबारा भी 1 सेकंड में करे, फिर दोबारा भी 1 सेकंड में करे और दोबारा भी 1 सेकंड में करे, तो ये पीरियोडिक मोशन कहलाएगा। बॉडी अपना हर राउंड ट्रिप एक जैसे टाइम में कंप्लीट करे तो उसे कहेंगे क्या? एक अच्छा सा एग्जांपल दूं पीरियोडिक मोशन का, अर्थ की रोटेशन। हर 24 घंटे के बाद अर्थ का एक रोटेशन पूरा। एक और एग्जांपल दे दूं, अर्थ की सर्कुलेशन। हर 365 दिन के बाद अर्थ का एक सर्कुलर रोटेशन पूरा। ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क है जैसे हम नेग्लेक्ट करते हैं, अदरवाइज वो क्या कहलाता है? पीरियोडिक मोशन कहलाता है। तो समझ आ गया पीरियोडिक मोशन का? पीरियोडिक मोशन इज दैट व्हिच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसे हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ठीक है, अगली बात पे आते हैं। सर फॉर एग्जाम्पल अब आ जाते हैं एक और बात, ये देखते हो। पहली बात सर, एक चक्कर कंप्लीट कब होगा? ये भी तो सवाल है ना। अच्छा जी, ये कंप्लीट तब होगा, अब सुनना, ये बॉडी यहां से इधर गई, यहां से वापस आ गई, कंप्लीट हो गया। सही बोला? नहीं सही नहीं बोला, फिर क्या बोला? गलत बोला। क्या होगा सही बताओ? हाँ, बॉडी यहां से इधर गई, फिर वापस इधर आई, फिर इधर गई और फिर इधर आई। अब एक राउंड पूरा हो गया। ठीक है, इधर देख लो, सर्किल में भी है, देखो बॉडी यहां एक्सट्रीम पे थी, या चलो यहां कर लो मीन पे थी, मीन से आ गई एक्सट्रीम पर, फिर से गई मीन पर, फिर आ गई एक्सट्रीम पर और फिर आ गई मीन पर। इसका मतलब बॉडी एक राउंड पूरा करने के लिए, एक रोटेशन पूरी करने के लिए, एक साइकिल पूरी करने के लिए, एक वाइब्रेशन पूरी करने के लिए, ये बहुत सारे नाम आ गए ना, उसको कम से कम 2 दफा एक्सट्रीम पॉइंट को टच करना होगा। एक दफा पॉजिटिव को और एक दफा, तुम इसे पॉजिटिव बोल रहे हो तो फिर इसे, अगर इसे पॉजिटिव बोल रहे हो तो इसे। स्प्रिंग में तो सीधा सीधा है, इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव, डिक्रीज होगा तो नेगेटिव, कॉमन सीधी सी कहानी है। इसे पॉजिटिव बोल रहे हो तो इसे, और इसे पॉजिटिव बोल रहे हो तो इसे। अच्छा, एक राउंड पूरा होने में कितना टाइम लगेगा? हो सकता है 1 सेकंड लगे, हो सकता है 2 सेकंड लगे, हो सकता है 10 सेकंड लगे, हो सकता है 24 घंटे लगे, या हो सकता है 365 दिन यानी 1 साल लगे। ठीक है, उसे कहते हैं टाइम पीरियड। टाइम 2 तरह के होते हैं, एक होता है टाइम इंटरवल। क्या होता है? कोई भी एक छोटा सा काम कितने टाइम में पूरा हुआ? जस्ट लाइक सुनो, ये उठाया इधर रख दिया,
कितने टाइम में, ये टाइम इंटरवल था। 1 सेकंड था, 2 सेकंड थे, 10 सेकंड थे, ये टाइम इंटरवल है। लेकिन एक कोई कंप्लीट रोटेशन पूरी हो जाए, कोई सर्कुलेशन कंप्लीट पूरी हो जाए, यानी एक पूरा काम कंप्लीट हो गया, वो कितने टाइम में हुआ, इसे हम क्या कहते हैं, टाइम। तुम्हें याद है कि अभी तो हम मॉडर्न हो गए थोड़ा सा, वरना पहले एक जमाने में कहते थे, क्लास खत्म होती थी यूं दरवाजा बजा के आता था, सर आपका पीरियड खत्म हो गया, बोलते थे ना। ये पीरियड का लफ्ज इसी से आया कि डेली एक ही जितनी क्लास होती है। वो हम आगे पीछे कर दें वो एक अलग बात है, लेकिन अगर टाइम टेबल में देखो तो अभी डेली एंट्री की क्लास 1 घंटे की है, ठीक है ना। 3 दिन चलेगी तो वो 1 घंटे की है। अब वो हमारी मिस्टेक हो कि भाई 5 मिनट देर से शुरू की या 5 मिनट देर से खत्म की, वो एक अलग बात है, वरना टाइम का पीरियड कितना है, 1 घंटे का है। बात समझ आ गई। यह आ गई टाइम पीरियड की डेफिनेशन। डिफाइन एज द टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग बॉडी कंप्लीट वन वाइब्रेशन। अच्छा, अगर मैं बोलूं सर्कुलेशन, सर्कुलेटिंग बॉडी, जुमला बताओ, पूरा करो, शाबाश। एक बॉडी, एक वाइब्रेटिंग बॉडी है, उसे एक वाइब्रेशन कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा उसे क्या कहते हैं, ओके। अच्छा, एक सर्कुलेटिंग बॉडी है, हाँ जी, एक सर्कुलेटिंग बॉडी है, उसे क्या कंप्लीट करने में टाइम लगेगा, एक सर्किल पूरा होने में जो टाइम लगेगा उसे क्या कहेंगे, टाइम पीरियड कहेंगे। बात समझ आई या नहीं है। अच्छा, 1 सेकंड है, 1 सेकंड में बॉडी कितनी दफा घूमी, 1 दफा, हो सकता है 2 दफा, हो सकता है 5 दफा, हो सकता है 500 दफा, या हो सकता है आधा राउंड लगाया, या हो सकता है आधे से भी कम 0.4, 1.1/4, हो सकता है उससे भी कम 1/8। 1 सेकंड में जितने चक्कर कंप्लीट हुए, 1 हुआ, 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए, 5 हुए, उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। 1 सेकंड में जितनी वेव्स पास हुई उसे क्या कहते हैं, वेव की फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड में जितनी वाइब्रेशन हुई उसे कहेंगे वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड में जितनी दफा बॉडी सर्कुलेट हुई इसे कहते हैं सर्कुलेटिंग फ्रीक्वेंसी। एक ही जुमला है, सबकी एक ही डेफिनेशन है, सिर्फ नाम के साथ जुमला लगा दो। अगर वेव है तो वेव का जुमला लगा दो, अगर वाइब्रेशन है तो वाइब्रेशन लगा दो, अगर आपके पास क्या है, सर्कुलेशन है तो सर्कुलेशन लगा दो। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई, दिमाग में आई, खोपड़ी में आई बात कि नहीं आई। टाइम पीरियड समझ में आ गया कि एक राउंड पूरा होने में, एक सर्किल पूरा होने में, एक वाइब्रेशन पूरी होने में, या एक वेव पूरी होने में जितना टाइम लगे उसे क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। 1 सेकंड में जो जितनी वेव्स गुजरे, 1 सेकंड में जितने सर्किल पूरे हों, 1 सेकंड में जितनी वाइब्रेशन पूरी हो, 1 सेकंड में जितने साइकिल पूरे हों, उन्हें क्या कहते हैं, हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है F = 1/T। ठीक है, अगर फोटो बनाना है तो बना लो। हाँ यार, ये से थोड़ा सा खोल दो जल्दी से। ओके, अच्छा जी, अब आ जाते हैं एक और लफ्ज तुम लोगों ने सुना होगा, एम्पलीट्यूड कहते हैं उसको। अब एम्पलीट्यूड जो है ना, मैंने इस मास को धक्का लगाया, ये ज्यादा से ज्यादा यहीं जा सकता है, इससे ज्यादा दूर नहीं जा सकता। नहीं आई समझ, आ गई। एक झूला है, उसको हमने यूं धक्का लगाया, इधर तक जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं जा सकता। अब एक काम किया, 2 लोग मिलकर उसे धक्का लगा रहे हैं, तो वो जरा इधर तक चला गया, इससे ज्यादा नहीं जा सकता। हर बॉडी का एक लेवल है। आई समझ के नहीं आई, इसे हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। इससे ज्यादा अब कवर नहीं हो सकता। इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का दूसरा नाम एम्पलीट्यूड कहलाता है। अब वेव की फॉर्म में समझो, वेव की फॉर्म में समझो। यह आ गई बॉडी,
बॉडी की एनर्जी बढ़ा दी और वेव की एनर्जी बढ़ा दी, तो ये वेव जो है यहां से इधर तक जाने लग गई। पहले इतनी थी, अब मतलब इधर से लेकर अपने मीन पॉइंट से ज्यादा यहां तक जा सकती है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया उसे हम एम्पलीट्यूड कहेंगे। यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन में कोई भी बॉडी किसी भी मोशन में हो, वो पेंडुलम वाला हो, वो वेव वाला हो, वो सर्कुलर वाला हो, वो स्प्रिंग वाला हो। ये स्प्रिंग है, इसको यहां खींच दिया, अब ये यहां से ज्यादा यहां तक जा सकता है, इससे ज्यादा खींचा गया, या तो हमने उसे फोर्स नहीं दी, ये हो सकता है वो टूट जाए, कुछ भी है, लेकिन उसकी आखिरी शर्त यह है कि वो इधर तक जा सकता है। तो ये पॉइंट कहलाएगा एम्पलीट्यूड। तो आसान लफ्जों में, अब हमें डेफिनेशंस तस्वीरें बना बना के नहीं सीखना, हमें पॉइंट्स स्किल्स याद करने के। अगर कोई सिंपल हार्मोनिक में कोई भी बॉडी जो सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर कर सकती है उसे हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। अच्छा, आसान जबान में उसको एक्स नॉट के साथ लिखते हैं। ये एक सिंबल है, पूरे चैप्टर में यूज होना है, ठीक है? क्या यूज है? पूरे चैप्टर में ये बात यूज होनी है कि ये एक सिंबल है जिसे हम एक्स नॉट के साथ लिखते हैं। एक्स है तो डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस। मिसाल के तौर पे आसान से लफ्जों में बताऊं कि यार मुझे ये बताओ कि यहां से लेकर यहां तक बॉडी ने डिस्टेंस कितना कवर किया, तो ये एक्स कहलाएगा। और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो बोलोगे क्या कहलाएगा? एक्स नॉट कहलाएगा। और इसी का दूसरा नाम क्या है हमारे पास? एम्पलीट्यूड। नहीं आई समझ या आ गई? गुड, हो गया। यानी यहां तक हो गया हमारा। अब मजे की बात यह आ गई कि ये फेज एंगल क्या होता है। ये तेरा हाजी साहब बंद हो गया भाई, इधर भी देख और उनकी भी शक्लें देख, चल रहा है। कभी कभी लगता है हम नहीं, ये डायरेक्टर है। ये स्विच में उंगली लगा के देखो, करंट आ रहा है? नहीं। बेटा तुम नीचे करो या ऊपर करो, जब इसने कूलिंग करनी होगी ना तो कर लेगा। ऑन ही नहीं हुआ। तो जहां से भाई हुए ना, आज कोई तो नुकसान होगा ना। नहीं होगा तो हम तो जानबूझ से कर देंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। फेज एंगल इज व्हिच स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेंट एंड द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अच्छा, एक मजेदार बात जो कि यहां पे समझ में आएगी कि फेज एंगल किसको कहते हैं और फेज किसको कहते हैं। ये पॉइंट क्या है हमारे पास, देखो सर, एक बॉडी है, ये हमेशा अमूमन किसके लिए यूज होगा? सर्कुलर मोशन के लिए यूज होगा। ये मैं पूरी इक्वेशन मैं तुम्हें समझाता हूं कि ये कहां से आई। ये बॉडी है, एक सर्किल है इसका, हाँ ये सर्किल है इसका, ये इसका है ए पॉइंट, और या इसको कह लो मीन पॉइंट। इधर से मैं मीन पर आ जाता हूं, ये इसका मीन पॉइंट है ओ। बॉडी रुकी हुई है यहां पर ए पर। ये ए से कहां पर जा रही है? कहीं ना कहीं तो जाएगी, जिसे बी बोल देते हैं। ये बॉडी इधर आ गई, कहां आ गई? बी पर। अब पहले मैं तुम्हें एक आसान सा जुमला बताऊं। ये है मीन पॉइंट, मैं पहले यहां खड़ा हूं, ठीक है? मैं यहां से चलकर ये है मेरा ए पॉइंट, वो मीन है, यहां खड़ा हूं, ये है मेरा ए पॉइंट, मैं चलकर आ गया हूं इधर, ये हो गया मेरा बी पॉइंट। मैंने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया? इधर से इधर वाला या उधर से इधर वाला? टोटल बोला तो उधर से इधर वाला, ऐसा ही है ना?
तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको और इसको दोनों को ऐड करके बताना पड़ेगा इतना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ। बात समझ आई या नहीं आई? मैं आपसे ये बोलूं कि मुझे ये बताओ कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, तो कैसे बताओगे? वो था 2 मीटर, अभी मैंने कवर किया 3 मीटर, तो कैसे करोगे? 2 को 3 में क्या कर दोगे ऐड, तो ये बनेगा। ओके, वेरी गुड। तो सर ये वाली जो कहानी है ना, इधर इधर वाली, यहां तक, यहां पर पहले कोई एंगल था, उस एंगल को लिखते हैं फाई। किसके साथ? एंगल दो तरह से लिखा जाता है, एक थीटा के साथ, एक, तो पहले किसके साथ लिखते हैं हम? फाई। बॉडी ने यहां से लेकर यहां तक डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ठीक है, ये पता नहीं कितना किया, तो मैं इसको बोलता हूं थीटा। क्या बोला मैंने? थीटा। और इसको आसान पढ़ने के लिए मैं एक इक्वेशन बनाता हूं। क्या तुम्हें एंगुलर वेलोसिटी का इक्वेशन पता है? थीटा अपॉन टी। तो अगर मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या निकलेगी? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। क्या मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं आई? इक्वेशन मैंने फॉर्मूला उठाया एंगुलर वेलोसिटी का, वो है थीटा इज ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन, मुझे क्या चाहिए था, क्योंकि यहां वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, तो मुझे उसकी जगह आप क्या कर देना है, ओमेगा टी। अब मैं तुम लोगों से ये पूछूं कि मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट अब बताओ, तो कैसे बताओगे? बोलो। क्या ये बात समझ आई कि नहीं आई? नहीं आई? ओमेगा टी प्लस 5, 2 मीटर 3 मीटर, 2 मीटर यानी 5, 3 मीटर यानी ओमेगा टी। यहां तक क्लियर है बात कि नहीं क्लियर? यहां देखो यही लिख रखा है कि नहीं? अच्छा, ये क्या बनेगा? ओमेगा टी प्लस 90। ये मैं समझाता हूं, ये 90 की वैल्यू जो है ना, ये 5 से आई है, ये मैं तुम्हें बाद में बताता हूं। यहां देखो, इस फेज कांस्टेंट को कहते हैं क्या? 5। फेज कांस्टेंट का क्या मतलब है? जहां से बॉडी पहले शुरू हुई है। इस फाई की वैल्यू 0 भी हो सकती है और इस फाई की वैल्यू 90 भी हो सकती है। क्या मतलब 90? मैं आपसे एक सवाल पूछूं, मुझे जवाब देना सोच के। अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, बोलो। अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, जी बोलें। ठहरो, गौर से सुनना, इधर सुनना। बॉडी है यहां पर, यह है इसका ओरिजिन। गौर से सुनो, ये क्या है इसका? इसे हम क्या बोल रहे हैं? मीन पोजीशन। ओके, एक्सट्रीम यहां पर होगा कि नहीं होगा? इधर ही होगा ना, जो कि हमने यहां पहले प्रूव किया। तो बॉडी जब यहां से चल के यहां तक आती है, तो कितने डिग्री का चेंज आया? 90 डिग्री का आया कि नहीं आया? तो मैं क्या फाई की वैल्यू को 90 डिग्री लिखूं कि नहीं लिखूं? लिखूं। अब मैं आपसे यह कहता हूं कि अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, तो क्या फिर मैं उसको ऐसा नहीं लिख सकता? फाई की जगह लिख देता हूं 90 और यहां पे लिख देता हूं ओमेगा टी। क्या इस 90 का अब मतलब समझ आया या अभी भी नहीं आया? नहीं आया तो पूछ सकते हो। मैंने आपसे कहा कि ये फाई क्या है, पहले तो ये बताओ फाई क्या है? वो पॉइंट जहां से बॉडी स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है, तो वैल्यू क्या कहलाएगी? ओमेगा टी, सिर्फ, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। अब मैं आपसे कहता हूं कि बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हुई है, तो क्या बोलोगे? 90। तो क्या स्टार्ट हुई है? स्टार्ट हुई है तो यहां पर थी वो, इसके बाद उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, इतना जो डिस्टेंस कवर किया वो है ओमेगा टी। जहां से स्टार्ट हुई है वो क्या है? 90। तो क्या मैं ओमेगा टी प्लस 90 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? आई बात समझ या नहीं आई? आ गई ना? दिमाग में बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अच्छा जी, जब तक तुम देखो क्या समझ आया, गौर से देखो, नहीं आया तो भी पूछो। फोटो वोटो भले बाद में बनाना, नहीं मिटा रहा, जगह बहुत है। हाँ जी,
क्या कहते हो? सब समझ आया? ये कुछ भी नहीं आया? है बोलो। दो बातें हैं ये, चुप रहने वाली तो दो बातें। एक, या तो सब समझ आया, दो या फिर ये दूसरे वाली बात पे मुझे शक ज्यादा जा रही है। जी क्या कहते हो? सही है जी, चलें आगे, चल लें, ठीक हो गया। सर अब आ जाते हैं जरा स्प्रिंग मोशन पे ना। स्प्रिंग मोशन वो पुरानी बात, एक बंदा था जिससे कहते थे हुक्स, वैसे तो उसका नाम हुक था, वो कहीं से निकल आया, उसको बन गया हुक्स लॉ। अच्छा जी, पता नहीं उसका नाम हुक था कि नहीं था, बस हमने बोल दिया अब होता है। सर एक कहानी है जो कि ये है छोटी सी, और उस कहानी में है कि एक बॉडी, एक स्प्रिंग पर जितनी फोर्स, जितनी वो बढ़ेगा उतनी उसके अंदर फोर्स ज्यादा आएगी। अच्छा, हमारे पास ना, हम पहली गलती यहां पर करते हैं। हुक्स लॉ कहता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। कहीं पढ़ के रखा है हमने, पढ़ा है ना? वेरी गुड। यहां एक गलती भी है, यहां माइनस आएगा। अच्छा, हम बोलते हैं कि जितना डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा उतनी फोर्स ज्यादा होगी। ये कौन सी फोर्स है? जो हम लगा रहे हैं, है ना? एक बात बताओ, पहले डिस्प्लेसमेंट कवर होता है या फोर्स ज्यादा लगती है? अच्छा, एक फिजिक्स की जुबान में आज एक नया फंडा भी क्रिएट करूं। तुम एक बात बताओ, एक्स और ये दोनों सेम है कि अलग अलग हैं? हाँ, नहीं पता? दोनों सेम नहीं है? हाँ, क्या बताया? अच्छा, मैंने बताया सेम, मैंने बताया था? नहीं, मैंने नहीं बताया यार, इल्जाम नहीं लगाओ, मैं सिर्फ तुमसे पूछ रहा हूं। हाँ जी, सेम है कि नहीं है? नहीं है, नहीं है तो जवाब दो, सेम है तो जवाब। सेम है जी। सेम है या दो दूनी चार, तीन दूनी छह, ऐसा ही है ना, चलेगा मल्टीप्लाई, है ना? नहीं है, सेम नहीं है। सर क्या मतलब? अब तक तो हमने यही पढ़ा है कि वो प्रोपोर्शनली है, वो उसके प्रोपोर्शनल, वो डायरेक्टली है कि इनवर्स। नहीं यार, ऐसा नहीं है। पहले वाले का मतलब है कि फोर्स प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। इसका मतलब पता क्या है? कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगी। दूसरे वाले का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल है फोर्स के, फोर्स बढ़ेगी तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। सर एक ही तो बात है। नहीं, एक बात नहीं है यार। एक बात बताओ, इसमें पानी डालूंगा तो ये भरेगा, नहीं ये भरेगा तो इसमें पानी डालूंगा। हाँ, कोई एक बात गलत है यार, है ना? कोई, चलो तुम एक तो मान रहे हो ना, चलो तुम सेकंड वाले को सही कर लो, लेकिन पहले वाले को फिर गलत तो मानोगे ना। एक बात सही है, एक गलत है। यहां पर भी ऐसा ही होता है। एक और बात आपसे शेयर करूं कि फॉर एग्जाम्पल एक बात हम पढ़ते हैं, देखो वो कहीं पढ़कर आए थे न्यूटन सेकंड लॉ में, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। यार ऐसा क्यों नहीं लिखा हुआ किसी किताब में? सवाल आया ना दिमाग में, क्यों? जितनी फोर्स लगाएंगे उतनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। ऐसा नहीं है कि जितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उतनी फोर्स लगाएंगे, ऐसा है क्या? नहीं, यहां पर भी यही है। देखो बेटा, ये बात पता क्या है, ये वाली बात सही है, ये वाली बात गलत है। कैसे? कि मैं जितनी इसको आगे बढ़ाऊंगा, स्प्रिंग को, एक स्प्रिंग बनाते हैं, मैं कहता हूं कि मैं जितना इसको आगे बढ़ाऊंगा ये उतना ताकत के साथ पीछे आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर उतनी ज्यादा फोर्स जमा हो जाएगी, और उस फोर्स का नाम क्या है? रीस्टोरिंग फोर्स। अब मेरी बात समझ आई कि नहीं? कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स का क्या मतलब है?
कि जितना आप स्प्रिंग को एक्सटेंड करेंगे उतना ज्यादा उसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। और फिर जब हम इसको अपनी फिजिक्स की सुन्नत पूरी करते हैं तो यहां लगा देते हैं माइनस का के एक्स। माइनस का क्या मतलब है, मीन पोजीशन की तरफ, ठीक है, किसकी तरफ, मीन पोजीशन की तरफ। तो यहां पर अगर तुम यहां x की वैल्यू निकालते हो तो ये बनेगा f अपॉन के, यहां लग गया माइनस, ठीक है। और अगर तुम यहां पर किसकी वैल्यू निकालते हो, k की वैल्यू निकालते हो तो ये बन जाएगा f अपॉन एक्स। तो फिर k का जो यूनिट निकलेगा वो क्या निकलेगा, न्यूटन पर मीटर। इसे हम क्या कहते हैं, इसे स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं, इसे हुक्स कांस्टेंट भी कहते हैं। एक सवाल है, पिछली दफा एमडी गेट में भी आया था और ई गेट में भी आया था। हाँ, एक स्प्रिंग है इस तरह का, उसको हमने यूं तोड़ दिया, अब क्या होगा, हाँ चलो एक काम पहले बाद में देखते हैं। तुम कह रहे हो कांस्टेंट है, ठीक है। एक ही तरह के 3 स्प्रिंग है, मैंने उनको यूं जोड़ दिया, क्या आ गया। अब मैं इन्हीं 3 स्प्रिंग्स को ऐसे जोड़ देता हूं, इसकी k की वैल्यू k1 है, इसकी 1 है, 2 है, इसकी 3 है, इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है। देखो तीनों लिखे हुए हैं, देखो सीरीज कॉम्बिनेशन कौन सी है, पैरेलल कौन सी है, देख के बता दो, शायद तुम्हें समझ में आ जाए। बोलो, ये सीरीज है, ये पैरेलल। तो अगर हम स्प्रिंग्स को ऐसे जोड़ते हैं तो उसकी कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, तभी वो प्रोपोर्शनली जुड़ेंगे। आई एम रिपीटिंग, आ जाए, रिपीट कर रहा हूं बात को कि बेटा ये बैग उठाओ। हाँ भाई, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, गौर से सुनना। आपके पास 3 स्प्रिंग हैं और अगर आप तीनों को सीरीज में जोड़ते हो तो उनकी कांस्टेंट वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, यानी कांस्टेंट का सम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा और वो रेसिप्रोकल में जुड़ेंगे। आई बात समझ के नहीं आई, दोबारा, एक 3 स्प्रिंग्स को सीरीज में जोड़ेंगे तो उनकी के की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, के का सम क्या हो जाएगा। तुम्हें याद है रेजिस्टेंस पढ़ते थे, उसमें कहते थे अगर सीरीज में लगाएंगे तो ऐसे हो जाएगा और पैरेलल में लगाएंगे तो, यहां पर आपके पास स्प्रिंग के लिए भी कहानी है। और अगर तुम उन्हीं 3 स्प्रिंग्स को ऐसे जोड़ देते हो, K1, K2, K3, मेरी बात समझ आ रही है, K की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब इसका सवाल पता कैसे आएगा, मानो K की वैल्यू 2 है, तुम जल्दी से सॉल्व करके दिखाओ, तो मैं 5 सेकंड दे रहा हूं जब तक मैं चाय पी लूं। K की वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 4 है, ठीक है। आंसर क्या आएगा, ऑप्शंस दे दूं, ऑप्शन सुनो, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ऑप्शन है 2, 3, 4 या 1। 5 सेकंड हो गए, आंसर नहीं दिया तुम लोगों ने, बोलो कौन सी दुनिया में गायब। इधर देखो, इधर देखो, क्या बोला मैंने, 2, इसका क्या बोला, इसका क्या बोला, ऑप्शन क्या दिए, 2, 3, 4 या 1, जो सबसे छोटा आंसर होगा वही होगा, ऑलवेज। ये हिंट दे रहा हूं, ये टोटका बता रहा हूं। अच्छा सुनो, इसकी वैल्यू है 2, इसकी वैल्यू है 3, इसकी वैल्यू है 4, ठीक है।
गौर से सुनना, आंसर हमेशा छोटे वाले से छोटा आएगा, ऑलवेज आंसर हमेशा छोटे वाले से, करके देख लो आंसर 2 से छोटा ही है। 1 हो सकता है, 1.5 हो सकता है, मैंने 1 भी तुक्के पे बोला था, 1.8 हो सकता है, 0 में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आंसर हमेशा छोटे वाले से छोटा आएगा। राइट? अगर मानो सर यहां पर 1 हो, यहां पर 3 हो, यहां पर 5 हो, अब आंसर 0 पॉइंट में आएगा, और 0 पॉइंट का एक ही ऑप्शन गिवन होगा, ये भी टोटका दे रहा हूं कि वो जो सवाल बनाने वाले उन्हें भी पता होता है तुम्हें कहां पागल करना। आई बात समझ? नहीं आई? अभी भी नहीं आई? दोबारा सुनो, 1 है, 3 है, 5 है, 4 ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन ऐसा होगा जो 1 से छोटा होगा और वही ठीक होगा। सर अगर 1 से ज्यादा हुए? नहीं होंगे, 1 से ज्यादा होंगे मगर नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है आपके पास टाइम नहीं है। वो आपकी सिर्फ लॉजिक देखेंगे कि लॉजिक क्या है। अच्छा इधर आ जाओ, K1, K2, K3 सही है। अच्छा ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, आंसर सबसे बड़ा किसका है? कौन से वाला है? इससे बड़ा ही होगा, क्योंकि ये तो आसान, वैसे भी आसान है, 2 3 4, 4 और 3 7 और 2 9, ठीक है, ये तो आसानी से वैसे भी कर सकते हो। अब यहां तुम्हें जो पागल करेंगे वो पता कहां करेंगे? पॉइंट में वैल्यूज देंगे। अब तुम पॉइंट में कैलकुलेट करते रहोगे, टाइम तुम्हें मिलेगा 36 सेकंड का, तो उसमें तुम कैलकुलेट करते रहोगे। मैथ वैसे भी तुम लोगों की बहुत अच्छी है, मेरी तरह, आ गई ना बात समझ में? तो उसकी ट्रिक क्या है? बड़े वाले से बड़ा आंसर, सीरीज में छोटे वाले से छोटा आंसर। यही टोटका आपका रेजिस्टर के लिए भी यूज होता है, यही टोटका कैपेसिटर के लिए भी यूज होता है। आई बात समझ? रेजिस्टर को हटा दो, कैपेसिटर और स्प्रिंग वाले ये कांस्टेंट, इनका तो एग्जैक्ट सेम है। कैपेसिटर सीरीज में लगेंगे या ये स्प्रिंग सीरीज में लगेंगे, तो आंसर छोटे वाले से भी छोटा होगा, और अगर पैरेलल में लगेंगे तो आंसर बड़े वाले से भी बड़ा आएगा। डन? कितना? बेटा मैं तेरी फीलिंग समझ सकता हूं, क्या करें? तुम लोगों का गुड लक है कि हम तुम्हें यहां भी कुछ नहीं कह सकते ना। ये देखो, यही जुमला मैंने यहां बोला था थोड़ी देर पहले, ये जहां लिख भी रखा, स्प्रिंग रिजेम्बलेंस विद द कैपेसिटर, कैपेसिटेंस इन सीरीज एंड द पैरेलल। कैपेसिटर सीरीज में है तो सेम टोटका, कैपेसिटर पैरेलल में है तो सेम टोटका। बात समझ आ गई? आ गई। ये वाली बात मैं आपको समझा चुका। अब यहां से क्या बनेगा आपके पास, आगे सिस्टम बनेगा। मुझे बताओ टाइम है, वरना मैं आगे बढ़ूंगा नहीं बढ़ूंगा। एग्जैक्ट टाइम पे किस्सा खत्म। चलो भाई, साबिर है, सुधर जा, तेरे दिन थोड़े रहते हैं, सुधर जा।